उसके बाद आता है थायराइड हार्मोन का जो इंक्रीज़ कर। दूसरा हमने कहा था ना कि थायराइड हार्मोन के चार फंक्शन होते हैं टोटली। पहला फंक्शन इसका होता है ये ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाता है। दूसरा फंक्शन मैंने कहा है इसका थायराइड हार्मोन सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तीसरा फंक्शन ये क्या करता है, ग्रोथ के ऊपर करता है। और चौथा फंक्शन हमने 18 इफेक्ट देखने हैं कौन कौन से बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शन होते हैं उन पर कैसे इफेक्ट कर रहा होता है। दूसरा जो फंक्शन थायराइड हार्मोन का वो होता है सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, हम कहते हैं कौन से सेल्स हैं, कौन से टिश्यूज़ हैं जिनमें ये एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो इसका सिंपली आंसर है कि ऑल टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी में ये BMR को बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। उसके बाद ये किस तरह से जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसको बढ़ा रहा होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये 5 चीज़ें बता रहा है। वैसे तो ये बहुत सारे इसके इफेक्ट होते हैं, पूरी बॉडी पे, हर टिश्यू पे इसका इफेक्ट होता है। सबसे पहले ये बता रहा है कि इसमें ये 60 to 100% अबव नॉर्मल है, उससे भी ज़्यादा, इतना ज़्यादा ये बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देता है। उसके अलावा कैसे बढ़ाता है, ये यूटिलाइजेशन ऑफ फूड करता है, उसमें यूटिलाइजेशन ऑफ फूड करता है, एनर्जी रेगुलेटरी एक्सेलरेट होती है जिससे। दूसरी बात हम कहते हैं कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। किस तरह करता है, कुछ प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म भी करवाता है, ठीक है, बहुत से टिश्यूज से। उसके अलावा ये करता है, ये ग्रोथ रेट को बढ़ा देता है यंग पीपल में। उसके अलावा ये मेंटल प्रोसेस को बढ़ा देता है। उसके अलावा ये ग्लैंड पे जाकर भी एक्ट करता है, उनकी सिक्रीशन को भी बढ़ा रहा होता है। ये जो 5 फैक्टर हैं, ग्लैंड का, मेंटल प्रोसेस का, ग्रोथ का, प्रोटीन्स का एंड फूड का, प्रोटीन का एंड फूड का, ये जो 5 फैक्टर हैं इनके ज़रिए से ये 60 to 100% अबव नॉर्मल बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। और ये तकरीबन हर टिश्यू में अपना इफेक्ट जो है वो डाल रहा होता है। इसके बाद जो सेलुलर एक्टिविटी है उसके लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है। हम वो कैसे बढ़ाते हैं, उसके लिए हम 2 चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ हम देखते हैं कि वो सिस्टम कैसे बनाता है। पहली चीज़ वो माइटोकॉन्ड्रिया को बढ़ाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मेन ऑर्गेनेली होते हैं जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। उसके बाद उसके अलावा ये जो आयन की ट्रांसपोर्ट होती है, बहुत सी चीज़ों को सेल के अंदर लेके आना होता है, बहुत सी चीज़ों को सेल से लेके जाना होता है, उसके लिए बहुत से आयंस की भी जरूरत होती है, जिस तरह पोटेशियम वगैरह लेके आना होता है। ठीक है, उसकी जो ट्रांसपोर्ट है उसको भी ये इफेक्ट कर रहा होता है। सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया का रोल देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जब थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन जो जिसमें 2 थायरोक्सिन या T4 थायरोक्सिन या ट्राईआइडोथायरोनिन होते हैं, जब वो किसी भी एनिमल को दिया जाता है ना, तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी बढ़ना शुरू हो जाता है और साइज भी बढ़ना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं चलो नंबर बढ़ने का तक का तो हमें समझ आता है, लेकिन साइज बढ़ने से क्या होता है, साइज बढ़ने का ये होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, जितनी ज़्यादा मेम्ब्रेन होगी उतनी ज़्यादा वहाँ पे ATP सिंथेसाइज होगी। हमने FSC में पढ़ी हुई ये बात, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। मतलब कि जो मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया होता है वो डायरेक्टली इंक्रीज होता है इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट के साथ। जैसे जैसे इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट हो रहा है उसी तरह उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, जिस पे हम ATP बना रहे हैं। जो थायरोक्सिन का, खास थायरोक्सिन की यहाँ पे बात करें तो थायरोक्सिन का जो प्रिंसिपल फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है, जो कि वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद को बढ़ाकर हम एनर्जी बना सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म कर रहा है। मेटाबॉलिज्म क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म से हमने ATP बनवानी है ना, हमें ATP की जरूरत होती है, जो करेंसी होती है सेल की। ठीक है, हमें वो चाहिए, वो कौन कराता है, थायरोक्सिन। फिर थायरोक्सिन का प्रिंसिपल फंक्शन क्या है, ATP बनवाना या मेटाबॉलिज्म करवाना, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना। तो इसीलिए प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद को बढ़ा के करता है। ये उन एंजाइम्स को भी बनवाता है जो ATP बनवा रहे होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल फंक्शन ये करता है माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद को बढ़ाकर या उसके साइज को बढ़ाकर। उसके अलावा यहाँ पे बताता है कि जो एक्टिविटी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वही सेल की एक्टिविटी को वही चीज़ होती है जो सेल की एक्टिविटी को डिफाइन कर रही होती है कि सेल ज़्यादा एक्टिव क्यों हुआ है, क्योंकि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। उसके बाद दूसरी बात वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में बता रहा है, जो थायरोक्सिन से ज़्यादा ही है, कि बहुत से सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उनमें जो होते हैं आयन चैनल, उनके ट्रांसपोर्ट को बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि एक एक्टिव ट्रांसपोर्टर होता है हमारी तो हर सेल की मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम ATP ये स्पम। ठीक है, वो क्या करता है, ATP की ब्रेकडाउन करता है और ग्रेडियंट कायम करता है सोडियम का और पोटेशियम का। ठीक है, जब ये काम करता है तो ग्रेडियंट कायम होता है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ बोथ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। ठीक है, पोटेशियम को अंदर होता है उसको मजीद अंदर लेके आना, और सोडियम ज़्यादा बाहर होता है उसको बाहर मजीद भेजना। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है ना, इससे एनर्जी पैदा हो रही होती है। इसलिए हम कहते हैं, बहुत से साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द बॉडी, इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट, ये सजेस्ट किया जाता है कि ये जो मैकेनिज्म होता है ना थायराइड हार्मोन की वजह से जो हो रहा है, ये बॉडी को मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने का एक
मैकेनिज्म है, क्योंकि इससे हीट प्रोड्यूस हो रही है, इससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। हीट भी एक एनर्जी किस्म है ना। उसके अलावा ये यहाँ पे बताता है कि हम मज़ीद कैसे एनर्जी पैदा कर सकते हैं। अगर हम सोडियम के चैनल्स को लीक कर दें, थोड़ा सा लीकी चैनल मेम्ब्रेन के अंदर ले आएँ, तो सोडियम अंदर जाना शुरू हो जाएगी, वो मज़ीद एक्टिव हो जाएंगे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को, क्योंकि उन्होंने बाहर भेजना है, मज़ीद एक्टिव हो जाएंगे। जितना जितना सोडियम अंदर आ जाएगी वो ज़्यादा एक्टिव होंगे, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा एनर्जी बनना शुरू हो जाएगी। इस तरह हम थर्मोजेंसिस में भी कहते हैं, नॉन शिवरिंग थर्मोजेंसिस में भी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। उसके अलावा इसका इफेक्ट होता है ग्रोथ के ऊपर। ग्रोथ के ऊपर ये जनरल इफेक्ट भी डालता है, स्पेसिफिक इफेक्ट भी डालता है। जनरल इफेक्ट मतलब सारी बॉडी के ऊपर ये ग्रोथ करवा रहा होता है। स्पेसिफिक इफेक्ट होता है जैसे ये ब्रेन की बहुत ज़्यादा ग्रोथ करवा रहा होता है। इसके अलावा इसमें ये एक फ्रॉग की एग्जांपल देता है, ये तो कंसर्न नहीं है, ये टेडपोल में मेटामॉर्फोसिस भी करवा रहा होता है, ठीक है। ह्यूमंस में ये खासकर चिल्ड्रन में जो होता है उनमें ग्रोथ करवा रहा होता है, मैनिफेस्ट मेनली इन ग्रोइंग चिल्ड्रन। इसमें ये बताता है कि हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगी तो क्या होगा, हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगी तो क्या होगा चिल्ड्रन में। अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो रेट ऑफ ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ठीक है, करस्पॉन्डिंगली। उसके अलावा अगर हाइपरथायराइडिज्म हो जाए तो एक्सेसिव स्केलेटल ग्रोथ हो जाएगी, काजिंग द चाइल्ड टू बिकम कंसिडरेबली टालर, ठीक है, टालर एट द अर्ली एज। उसके बाद आता है इसका इफेक्ट बोन्स पे भी होता है कि जब ये ज़्यादा है तो बोन्स मेच्योर जल्दी हो जाते हैं। बोन्स के मेच्योर होने का मतलब क्या होता है कि बोन्स के जो एपिफाइसिस होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं जल्दी, और वो मज़ीद हाइट अपनी गेन नहीं कर सकेंगे, मेच्योर नहीं हो सकेंगे मज़ीद, ठीक है, और इस वजह से स्टेचर जो होता है वो छोटा रह जाता है बच्चों में, उसके जिनमें ये थायराइड में थे। उसके अलावा इसका इफेक्ट होता है ब्रेन के ऊपर। ब्रेन की डेवलपमेंट जो होती है वो प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल दोनों लाइफ में ये इफेक्ट कर रहा होता है। इस सबसे पहले आता है अगर फीटस अगर वो पोस्टनेटल है, अगर उसके अंदर जो प्रॉपर अमाउंट में थायराइड हार्मोन होता है वो सक्रीट ना हो, तो अगर वो सक्रीट ना हो तो उसमें रिटार्ड हो जाता है और वो ब्रेन रिमेन स्मॉलर दैन नॉर्मल। एक तो छोटा दिमाग होगा उसका साइज में, और उसके अलावा वो रिटार्ड भी होगा, ठीक है। अब अगर ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम है, अगर उसको टाइमली हम ये थायराइड थेरेपी ना दे, थायराइड हार्मोन थेरेपी, तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए मेंटली डेफिशिएंट रहते हैं। उसके बाद आता है दूसरे जो फंक्शंस होते हैं उनके ऊपर थायराइड हार्मोन का क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले मैं देखता हूँ स्टिमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये तमाम एस्पेक्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के, जिस तरह हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस। इसके अलावा उसमें होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द जीआईटी। जब ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा आ रहा है तो भी इंक्रीज्ड इंसुलिन सिक्रीशन। ये सारे के सारे इफेक्ट होते हैं ये थायराइड हार्मोन की वजह से होते हैं। थायराइड हार्मोन इसमें अपना रोल प्ले कर रहा होता है। ये होते क्यों हैं? एक्चुअली इसकी वजह ये होती है कि थायराइड हार्मोन ने जाके ट्रांसक्रिप्शन करवाने की वजह से नई एंजाइम्स बनते हैं। वो एंजाइम्स भी बन जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करवा रहे होते हैं। इस वजह से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म थायराइड हार्मोन ज़्यादा कर देता है। उसके अलावा फैट की जो मेटाबॉलिज्म होता है वो किस तरह करवा रहा होता है? फैट के भी जो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म वो भी ये इंक्रीज कर रहा होता है। खासकर जो लिपिड की मोबिलाइजेशन होती है फैट से टिश्यू, मतलब जो टिश्यू होता है फैट का, क्या कहते हैं उसको, फैटी टिश्यू से जो फ्री फैटी एसिड की मोबिलाइजेशन होती है वो करवा रहा होता है। मोबिलाइजेशन से दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे पास जो फैट स्टोर्ड है वो कम हो जाती है, मतलब ओबेसिटी कम हो सकती है। उसके अलावा दूसरा ये फ्री फैटी एसिड की मिकदार इंक्रीज कर देता है ब्लड में, जिससे वो उनकी ऑक्सीडेशन करके एनर्जी वगैरह बनाई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है प्लाज्मा एंड लीवर फैट के ऊपर इसका क्या असर होता है। इसमें एक बात, ये बात अगर बस ये वाली बात याद रह जाए तो बाकी सारा इंसान भी इसमें लिख सकता है। सबसे पहली बात है थायराइड हार्मोन ने फ्री फैटी एसिड जो प्लाज्मा के हैं उनके ऊपर डायरेक्ट रिलेशन से एक्ट करना होता है, इफेक्ट डालना होता है अपना। अगर इंक्रीज्ड थायराइड हार्मोन सिक्रीशन है तो फ्री फैटी एसिड ज़्यादा हो रहे हैं, और बाकी जो हैं फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल वो कम हो रहे हैं, ठीक है। अगर इसी तरह डिक्रीज्ड थायराइड हार्मोन सिक्रीशन है, मतलब दोनों हार्मोन्स वो कम बन रहे हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड एंड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल वो ज़्यादा हो जाएंगे, फ्री फैटी एसिड कम हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा होता है जो सर्कुलेटिंग प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल होता है। हाँ, अगर हम देखते हैं, मैंने देखा था कि फ्री फैटी एसिड थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन से ज़्यादा हो रहे थे। अगर मैं कहता हूँ हाइपर थायराइडिज्म किसी को हो गई है तो उसके ब्लड के अंदर ज़्यादा आ जाएंगे
फैटी टिश्यू से निकल के, तो उसके अंदर वो फिर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, उससे एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह का चांस बढ़ जाता है। उसके अलावा मैकेनिज्म क्या होता है कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में ज़्यादा करने का और कम करने का। अगर मैं देखूं जो थायराइड हार्मोन होता है किस तरह से कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज़ करवा रहा होता है, इसमें होता है ये जो ब्लड के अंदर मौजूद है कोलेस्ट्रॉल उसको ये किडनीज के ज़रिए से एंड यूरिन में तो बहुत कम होता है, ये फीसिस में ज़्यादातर निकलता है, ये फीसिस के ज़रिए से उसको निकलवा रहा होता है, ठीक है। बाइल में जाता है, फिर वो बिलीवर्डिन वगैरह बन जाता है सारा, बिलीरुबिन से वो बनता है। वैसे ये बाइल में जाता है कोलेस्ट्रॉल ये भी, और इस तरह ये फीसिस में फिर चला जाता है वहाँ से एब्जॉर्ब होके, बल्कि एब्जॉर्ब होके क्यों, जो बाइल जूस होता है वो ड्यूडिनम में जब रिलीज होता है उसके ज़रिए से फीसिस में रिलीज हो जाता है। उसके अलावा जो मैकेनिज्म होता है इंक्रीज करवाने का, वो ऐसे होता है जो एलडीएल होते हैं उसके रिसेप्टर लीवर सेल के ऊपर ये बढ़ा देता है, फिर लीवर सेल एलडीएल को पिक करता है ब्लड से और उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल डाल देता है और वो फिर वो ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। इस तरह प्लाज्मा के अंदर कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दी जाती है। उसके अलावा होता है इंक्रीज रिक्वायरमेंट फॉर विटामिन्स। अब हम देखते हैं कि ये पीछे हमने देखा है कि थायराइड हार्मोन एंजाइम्स को बनवा रहे हैं, एंजाइम्स के लिए ज़रूरत होती है कोई एंजाइम्स की जो कि विटामिन्स होते हैं। अब अगर एंजाइम्स बढ़ रहे हैं और विटामिन्स बढ़ नहीं रहे हैं, उसी मिकदार से हम सिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं विटामिन को या हम बाहर से नहीं ले रहे हैं, तो उनकी डेफिशिएंसी हो सकती है, रिलेटिव डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, रिलेटिव डेफिशिएंसी होगी कि एंजाइम हमारे पास पड़े हैं, हमारे पास विटामिन नहीं है, कोई एंजाइम नहीं है कि हम उससे काम करवा सकें, अनलेस एट द सेम टाइम इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स आर मेड अवेलेबल, कि हम विटामिन्स को भी बढ़ाएं साथ साथ जैसे जैसे हम ले रहे हैं, जैसे जैसे हमारे एंजाइम्स बन रहे हैं नए थायराइड हार्मोन के ज़रिए से। उसके अलावा होता है इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट में ये तो कॉमन सी बात है, हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि थायराइड हार्मोन ने क्या करना होता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना होता है। ये इस ग्राफ से हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जब नॉर्मल है 100 mg पर डे, ठीक है, थायराइड हार्मोन इतना है तो नॉर्मल है जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है। जैसे जैसे थायराइड हार्मोन बढ़ रहा है उस तरह बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ रहा है, जिस तरह थायराइड हार्मोन कम हो रहा है उस तरह बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कम हो रहा है। इसमें सिर्फ ये बात है, एक्सट्रीम अमाउंट्स ऑफ हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड टू काज हाई बेसल मेटाबॉलिक रेट। बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, एक्सट्रीम अमाउंट चाहिए होती है। उसके अलावा होता है इसका बॉडी वेट पे फ़र्क क्या होता है। बॉडी वेट पे छठा जो इसका स्पेसिफिक फंक्शन है वो होता है बॉडी वेट पे। बॉडी वेट पे जब जैसे ही थायराइड हार्मोन ज़्यादा होता है तो बॉडी वेट कम होना शुरू हो जाता है। जिसका थायराइड हार्मोन ज़्यादा एक्टिव है उसका बॉडी वेट कम होता है, जिसका कम एक्टिव है उसका बॉडी वेट ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये बात हर बार ही लाजमी नहीं होती है। जिनमें मतलब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा बन रही है, उनके अंदर स्टोर्स कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका बॉडी वेट कम हो जाता है, जिनमें थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा होता है। अब यह बात हर बार ही लाजमी नहीं होती है कि थायराइड हार्मोन हर बार मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि वो स्टोर भी करवा रहा होता है, लेकिन वो बॉडी के स्टोर को ख़त्म करने की बजाय वो एपिटाइट को ज़्यादा कर देता है। एपिटाइट ज़्यादा होने की वजह से इंसान बाहर से ज़्यादा इंजेस्ट करता है और स्टोर इसी तरह रहते हैं, वो फैटी उसी तरह होता जाता है, ओबीस उसी तरह होता जाता है, ठीक है इंसान, और काउंटर बैलेंस चेंज इन मेटाबॉलिक रेट। उसके बाद आता है इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो एंड सेलुलर एंड कार्डिक आउटपुट। जो सबसे पहली बात हमने ये बतानी है कैसे ये जो ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज कर रहा होता है। हम देखते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रहा है थायराइड हार्मोन जब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएंगे मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन की कंजप्शन ज़्यादा होगी। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जहाँ पे ऑक्सीजन कम है और वहाँ पे मेटाबोलाइट्स ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं, वेजोडाइलेटर होते हैं सारे मेटाबोलाइट्स, तो वहाँ पे वेजोडाइलेशन हो जाएगी। वेजोडाइलेशन होने की वजह से वहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा फ्लो करेगा, जो कि ब्लड फ्लो होता है। तो इस तरह ये ब्लड फ्लो को बढ़ा रहा होता है। अच्छा, उसके अलावा जो स्किन में ब्लड फ्लो कैसे बढ़ा रहा होता है, थर्मोजेनेसिस में भी इसका रोल होता है। थर्मोजेनेसिस में फिर जब हीट ज़्यादा है तो हीट को डिसिपेट करने के लिए, उसको वेस्ट करने के लिए हम स्किन में भी ब्लड फ्लो ज़्यादा करते हैं, जिससे वहाँ से निकल रहा होता है, वहाँ से हीट रिलीज़ हो रही होती है। उसके अलावा ये कार्डियक आउटपुट को ये बढ़ा देता है 60% अबव नॉर्मल, और जब हाइपरथायरॉयडिज्म है तो ज़्यादा बढ़ा देता है, जब हाइपोथायरॉयडिज्म है तो कम करता है। इसका भी डायरेक्ट रिलेशन है। उसके अलावा होता है
अच्छा, इंक्रीज्ड हार्ट रेट में सबसे पहली बात तो वो कंपैरिजन बता रहा है कार्डियक आउटपुट के साथ। जैसे हमने पीछे देखा है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है जब हाइपरथायराइडिज्म होती है या थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहे होते हैं। और एक कंपैरिजन में ये बता रहा है कि जो हार्ट रेट का बढ़ना है ये कार्डियक आउटपुट के बढ़ने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा ये इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके अलावा ये बता रहा है कि थायराइड हार्मोन हार्ट पे इफेक्ट कहाँ पे करता है। ये इफेक्ट करता है एक्साइटेबिलिटी ऑफ हार्ट पे, ठीक है। एक्साइटेबिलिटी पे इफेक्ट करेगा तभी तो हार्ट रेट बढ़ा सकता है। उसके बाद आता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। इंपॉर्टेंस में ये बताता है वन ऑफ द sensitive physical signs that the physician can use to determine whether the पेशेंट हैज़ एक्सेसिव और लो थायराइड हार्मोन। मतलब ये साइन होता है जिसको देख कर फिजिशियन बताते हैं कि थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है या कम हो रहा है। उन साइंस में से एक साइन होता है जिसको देख कर फिजिशियन बताते हैं कि थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है या कम बन रहा है। उसके अलावा जो इफेक्ट होता है इसका वो हार्ट के ऊपर होता है, हार्ट की स्ट्रेंथ के ऊपर। हार्ट की स्ट्रेंथ में बताना है कि कैसे हार्ट की स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा कर रहा होता है और किस टाइम कर रहा होता है। तो ये करता कैसे है, इंक्रीज एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो थायराइड हार्मोन की वजह से हुई थी वही हार्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ा रही होती है। और होता कब है, जब थायराइड हार्मोन थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है, थोड़ा सा सिक्रेट होगा तो इंक्रीज एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी जिसकी वजह से हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। उसके अलावा ये जो इंक्रीज़ हो रही है हार्ट की स्ट्रेंथ को, हार्ट के पंप करने की स्ट्रेंथ को, वो जैसे फीवर और एक्सरसाइज में होती है उसी तरह ही ये इंक्रीज़ हो रही होती है। उसके अलावा यह बताना है कि अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, मार्क अगर उसमें इंक्रीज है, मार्कली अगर वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए तो कार्डियक फंक्शन डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा होता है और कार्डियक मसल वीक होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा अगर सीवियर जो थायराइडोटॉक्सिक पेशेंट होते हैं जिनमें थायराइड हार्मोन ज़्यादा फंक्शनिंग होता है तो उनके अंदर कार्डियक फेलियर की तरफ वो चला जाता है, मायोकार्डियल फेलियर हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि एक तो डिकम्पोजिशन हो रही होती है हार्ट की, उसके अलावा एक तो डिकम्पोजिशन हो रही है, उसके अलावा थायराइड हार्मोन कार्डियक आउटपुट को भी ज़्यादा कर रहा है। कार्डियक आउटपुट ज़्यादा करना है मतलब क्या, उसके अंदर ब्लड आएगा भी ज़्यादा, फिर कार्डियक आउटपुट ज़्यादा करेगा ना। इसका मतलब है वो एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ रही है, ज़ोर ज़्यादा लगा रहा है, लेकिन उसके पास इतने प्रोटीन है नहीं, मसल उसका वीक हो गया जिसकी वजह से कार्डियक फेलियर की तरफ चला जाता है पेशेंट। उसके अलावा अगला फैक्टर होता है 10वां फैक्टर है इसका, 10वां इफेक्ट जिस फैक्टर पे डाल रहा होता है वो होता है नॉर्मल आर्टीरियल प्रेशर। जैसे नॉर्मल आर्टीरियल प्रेशर के मीन आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मल रखने के लिए हमारे पास इसको नॉर्मल रखना पड़ता है थायराइड हार्मोन को, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। उस तरह बाकी चीज़ों के लिए नॉर्मल रखना पड़ता है। ऑब्वियसली ज़्यादा होने से फ़ायदे भी होते हैं, कम होने से नुकसान भी होते हैं, या कम होने से भी फ़ायदे होते हैं, लेकिन नॉर्मल परफेक्ट होता है। इस तरह आर्टीरियल प्रेशर में भी नॉर्मल होगा तो नॉर्मल पल्स रेट होगा हमारे पास। अच्छा, मीन आर्टीरियल प्रेशर हमने देखा था जब, तो हमने देखा था वो होता है, उसका फार्मूला था, उसमें सिस्टोलिक प्रेशर भी था और डायस्टोलिक प्रेशर भी था, उनका डिफरेंस भी था, ठीक है। उनका डिफरेंस और 1/3 से डिवाइड करके फिर सिस्टोलिक प्रेशर को मल्टीप्लाई करके उसके साथ ऐड करते थे। अच्छा, इसमें क्या था, अगर सिस्टोलिक प्रेशर ये बढ़ा देता है क्योंकि स्ट्रेंथ उसकी बढ़ा रहा है, जब एक्सेसिव नहीं है, जब थोड़ी मिकदार में है, तो जैसे सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ाता है लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर कम कर देता है, जिसकी वजह से आर्टीरियल प्रेशर वो नॉर्मल रहता है अगर थोड़ा सा थायराइड हार्मोन दे भी दिया गया है, ठीक है। आर्टीरियल प्रेशर पे इसका क्या इफेक्ट है, मीन आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मल होने के लिए थोड़ा सा थायराइड हार्मोन ज़रूरी होता है। जैसे ही थायराइड हार्मोन सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ाता है, डायस्टोलिक प्रेशर को कम कर देता है, जिसकी वजह से मीन आर्टीरियल प्रेशर उसका नॉर्मल ही रहता है। उसके अलावा इसका रेस्पिरेशन पे क्या होता है, ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का मतलब क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है उसको ज़्यादा यूज़ करवा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनवा रहा है, इस वजह से हमें रेस्पिरेशन भी इंक्रीज़ करवानी पड़ती है। उसके अलावा होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को भी ये बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है ये, सबसे पहले तो इसने ये जो एपिटाइट होती है उसको इंक्रीज़ कर देता है। उसके अलावा थायराइड हार्मोन इसमें जो रेट होते हैं इसमें दो फैक्टर डाल रहा होता है, दो इफेक्ट कर रहा होता है। सबसे पहले जो डाइजेस्टिव हार्मोन्स होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव हार्मोन तो वो गैस्ट्रिन होता है, सिक्रेटिन भी होता है गैस। जो डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं उनकी सिक्रेशन को ज़्यादा कर रहा होता है। और दूसरी बात क्या होती है, मोटिलिटी को भी ये ज़्यादा कर रहा होता है। अगर हाइपरथायराइडिज्म होती है तो उसमें डायरिया हो जाता है, मोटिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। उसके अलावा एब्जॉर्प्शन पे भी मतलब इफेक्ट डाल रहा है। अगर हाइपोथायराइडिज्म होता है
तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ठीक है, इसका वाटर के साथ बैलेंस है कि वाटर बैलेंस में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कैसे कर रहा होता है। उसके बाद इसका इफेक्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जैसे ही थायराइड हार्मोन एक्ट करता है वो सेरिब्रेशन को बढ़ा देता है। सेरिब्रेशन होता है थॉट प्रोसेस या इनका जो फंक्शन करने का जो रेट होता है उसको बढ़ा देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेरिब्रेशन को बढ़ा रहा है, इसका मतलब है थॉट ज़्यादा आ रही है, थॉट की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो रही है। एक थॉट आ रही है, बीच में दूसरी थॉट आ जाती है। ठीक है, जो थॉट प्रोसेस होता है वो डिसोसिएट होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा अगर थायराइड हार्मोन नहीं है तो जो सेरिब्रेशन होती है उसकी रैपिडिटी कम हो जाती है, पिक करने की रैपिडिटी कम हो जाती है। उसके अलावा ये फीचर बता रहा है हाइपरथायराइडिज्म अगर किसी को हो गया है उसमें कैसे होंगे। अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म हो गया तो एक्सट्रीमली नर्वस होगा, वो साइकोन्यूरोटिक टेंडेंसीज होंगी, जैसे कि एंजाइटी होगा, एंजाइटी कॉम्प्लेक्सेस होंगे, एक्सट्रीम वरी होगी उसको, एंड पेरोनिया होगा। उसके अलावा होता है इसके मसल्स पे क्या इफेक्ट होता है। मसल्स पे इसके इफेक्ट का एक तो कहता है अगर स्लाइट इंक्रीज हुआ है थायराइड हार्मोन का तो क्या इफेक्ट होगा, अगर एक्सट्रीम इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा। अगर स्लाइट इंक्रीज हुआ है तो उसकी जो मसल रिएक्ट्स विद विगर, ठीक है, विगर से रिएक्ट करेगा। अगर वो एक्सट्रीम क्वांटिटी में इंक्रीज हो गया है तो मसल की वीकनेस होना स्टार्ट हो जाएगी, कैटाबॉलिज्म होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से मसल कंट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। उसके अलावा कह रहा है थायराइड हार्मोन अगर लैक हो जाए, अगर बिल्कुल ही हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो मसल रिलैक्स हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा। ठीक है, रिलैक्स स्लोली होगा आफ्टर कंट्रैक्शन। उसके अलावा होता है मसल ट्रीमर। जो मसल ट्रीमर हाइपरथायराइडिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है वो होता है मसल ट्रीमर। मसल ट्रीमर फाइन मसल ट्रीमर होता है। मसल ट्रीमर कौन सा है? फाइन मसल ट्रीमर है। और इसके अलावा ये जो मसल ट्रीमर है ये कोर्स जो ट्रीमर होते हैं जैसे पार्किंसन डिजीज में और शिवरिंग में उनसे डिफरेंट होते हैं। इनको किस तरह डिफरेंस होते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी 10 to 15 टाइम्स पर सेकंड होती है, एक सेकंड में बहुत ज़्यादा। ठीक है, 10 to 15 टाइम्स। इसको ऑब्जर्व करने के लिए फिंगर्स के दौरान पेज रख दिया जाता है, पेपर रख दिया जाता है और उसकी फिर वाइब्रेशन को देख कर पता लग जाता है कि इसमें ट्रिमर हो रहे हैं। इस ट्रिमर की काज क्या होती है? जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके अंदर न्यूरोनल सिनेप्सिस होते हैं जो कि मसल की टोन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे हम पीछे जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें पढ़ाए हैं कि रिफ्लेक्सेस कंट्रोल हो रहे होते हैं, उसके अंदर जो साइनेप्सिस होते हैं उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से सिग्नल ज़्यादा आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनमें ट्रिमर बनना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा ट्रिमर की एक इम्पोर्टेंस भी है। ट्रिमर की इम्पोर्टेंस ये होती है पोजीशन, इसको देख के भी असेस कर लेता है कि थायराइड हार्मोन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट क्या कर रहा है, कितना ज़्यादा थायराइड हार्मोन बढ़ा है या कितना कम थायराइड हार्मोन बढ़ा है। उसके बाद आ रहा है कि स्लीप इसका फंक्शन क्या है। स्लीप इसका फंक्शन के लिए सबसे पहले ये बता रहा है कि जिसके पास हाइपरथायराइडिज्म होती है, हाइपरथायराइडिज्म जिस पेशेंट में होती है तो वो टायर्ड क्यों रहता है। उसकी वजह होती है जो थायराइड हार्मोन होता है उसके एग्जॉस्टिंग फीचर्स जो होते हैं, उसके एग्जॉस्टिंग इफेक्ट्स जो होते हैं मस्कुलेचर पे, मसल्स के ऊपर एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, उसके काफ़ी काम करने की वजह से काफ़ी एनर्जी यूज़ होती है, जिसकी वजह से टायर्ड रहता है इंसान। ठीक है, थका थका महसूस करता है और वो सो क्यों नहीं सकता। ऐसे नहीं कहना कि वो टायर्ड होता है इसलिए सो नहीं सकता, वो सो इसलिए नहीं सकता कि थायराइड हार्मोन का एक्साइटेबल इफेक्ट्स होते हैं सिनेप्सिस के ऊपर, जिसके वजह सिग्नल आते रहते हैं और वो रिलैक्स नहीं कर सकता, सो नहीं सकता है। उसके अलावा इसका अपोजिट क्या होगा? अगर थायराइड हार्मोन कम है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसके अंदर एक्सट्रीम सोमनोलेंस हो जाएगी, मतलब वो ज़्यादा सोएगा, 12 से 14 घंटे तक वो सोता रहेगा हर दिन। इसके अलावा होता है इसके इफेक्ट का एंडोक्राइन ग्लैंड पे, दूसरे ग्लैंड्स के ऊपर इसके इफेक्ट क्या होते हैं। अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो गया है तो वो बहुत से अदर ग्लैंड्स की सिक्रीशन को बढ़ाता है। उसके अलावा वो टिश्यूज़ को ही प्रमोट करता है कि वो उस हार्मोन को ज़्यादा पिक करें और उसको ज़्यादा यूज़ करें। इसने इसकी 5 एग्जांपल दी हैं, जिस तरह के ग्लूकोज की ये जो एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देता है। उसके अलावा उसके ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ गई। देखा, कोई पेंक्रियास पे इफेक्ट होगा उसके एंडोक्राइन सेल्स पे और वहाँ से इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ा दी थायराइड हार्मोन ने। उसके अलावा दूसरी एग्जांपल ये देता है कि जो बोन होते हैं उसकी फॉर्मेशन करवा रहा होता है, जिससे पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा होता है। इसके अलावा ये जो ब्लड के अंदर जो होते हैं एड्रिनल कोर्टिकॉइड होते हैं उनको इनएक्टिव करवाता है। इनएक्टिव करवाने की वजह से ब्लड के अंदर कम हो गए, वहाँ से फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के पास आएगा कि रिलीजिंग फैक्टर आएगा कोर्टिकॉइड्स का, एड्रिनोकोर्टिकॉइड्स का, और वहाँ से फिर वो ज़्यादा रिलीज करवाएगा। इस तरह एड्रिनल ग्लैंड
ये भी इसने इफेक्ट किया, इनडायरेक्ट इफेक्ट, और वहाँ से रिलीज करवाया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, जो कि इसने खुद इनएक्टिव करवाए थे पहले। उसके बाद आता है थायराइड हार्मोन का सेक्सुअल फंक्शन भी क्या होता है। नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन के लिए नॉर्मल हमें थायराइड हार्मोन चाहिए होता है नॉर्मल अमाउंट में। अगर किसी भी इंसान में हाइपरथायराइडिज्म हो रही है तो उसके अंदर इम्पोर्टेंस हो जाती है। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसके अंदर उसकी जो डिज़ायर होती है वो कम हो जाता है, लिबिडो जिसको कहते हैं, ठीक है, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाती है। इस तरह फीमेल्स के अंदर भी अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो डिज़ायर कम हो जाएगी। अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो उसके अंदर इम्पोर्टेंस, उसमें इम्पोर्टेंस थी मेल्स में, इसमें होता है हाँ ओलिगोमिनोरिया या एमिनोरिया वगैरह हो जाता है। मतलब कि जो उसके मेंस्ट्रुएशन होते हैं, मेंसेस जो होते हैं वो कम, पीरियड्स कम होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा फीमेल्स में इसके वीमन में इसके अलावा अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो उसके जो मेंसेस हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म में एमिनोरिया हो जाता है। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसके मेंसेस ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे, उसमें उसकी तादाद भी ज़्यादा हो सकती है जिसको हम कहते हैं पोलीमिनोरिया। और उसके अलावा उसकी जो ब्लीडिंग होती है उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, उसको हम कहते हैं मिनोर्जिया, ठीक है। उसके अलावा इसका जो नीड्स के ऊपर स्पेसिफिक एक्शन होता है इसका या इफेक्ट होता है इसका, वो अभी तक हमें एज सच पिन पॉइंट नहीं कर सके हैं, लेकिन इसके बस इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। एक्साइटेटरी भी हो सकता है, वो इनहिबिटरी भी हो सकता है, वो फीडबैक के जरिए करता है, वो एंटी पिट्यूटरी के हार्मोन को जिसके जरिए से सेक्सुअल फंक्शंस को प्रमोट कर रहा होता है।